हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर। तो आज हम इस लेक्चर में अरुण कत्यायन वॉल्यूम 2 का लेक्चर 2 देखने वाले हैं। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी सीन द वाटर रिलेशन पार्ट 1। इसमें वी हैव कवर्ड ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट और वाटर पोटेंशियल, एंड ऑल्सो वी हैव कवर्ड अ प्रॉब्लम लाइक वेयर वी हैव टू फाइंड the movement of water, either it is positive water potential or negative water potential, है ना। So लेकिन इस लेक्चर में we will see the continuation of the part 1, that is the water relation. So आज का एजेंडा है imbibition, plasmolysis, absorption of water and ascent of sap. So ये चारों टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, and also we will see the detailed explanation related to each and every topic. ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं। First question: the soaking up of water by dry substances due to hydrophilic colloids is called as imbibition. ठीक है, यहाँ पे hydrophilic colloids का मतलब देखिए, if any substance is or have the capacity to dissolve in water, इसको हम hydrophilic कहते हैं। इसका मतलब it is attracted to water। ठीक है, जैसे soil हो या anything which is easily dissolved in water, इसको हम हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस कहते हैं। सो इम्बाइबिशन का मतलब सोकिंग अप वाटर। अगर मानो दो सब्सटेंसेस हैं, ओके, सो दीज टू सब्सटेंसेस आर इजीली सोक्ड अप इन वाटर, इसको हम इम्बाइबिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉइल, so if you pour water in the soil will be soaked up, the soil will be wet, it will absorb the soil, उसको हम imbibition कहते हैं। The soaking up of water by dry substances due to hydrophilic colloids is called as imbibition. ठीक है, so ये term imbibition was coined by Sachs। ठीक है, so ये imbibition जो है, अगर हम seeds के बारे में बात करें, seeds, so oily seeds have more imbibition than starchy seeds, क्योंकि oily seeds में ये hydrophilic colloids बहुत होते हैं। so ये hydrophilic colloids का वजह से oily seeds have higher imbibition। ठीक है, starchy seeds भी है, फॉर एग्जाम्पल wheat seed, ओके, लेकिन wheat seed have imbibition, लेकिन इसका absorption capacity जो है it is very less when compared to oily seed, जैसे mustard seed। ओके, next question: imbibition pressure is also called as metric potential। so ये metric potential को हम psi m जैसे डिनोट कर सकते हैं, psi m। so this metric potential का मतलब component of water potential which is determined by the attraction between water and hydrating colloid। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सॉइल मान लो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सो सॉइल एंड वाटर, इन दोनों के बीच में रिलेशन जो है, इट इज़ दिस सॉइल हैव द कैपेसिटी टू गेट डिजॉल्व्ड, completely डिजॉल्व नहीं, लेकिन इट हैव द कैपेसिटी टू बिकम वेट इन द सॉइल, है ना। सो ये तो इम्बाइबिशन है। सो इसका मतलब ये होने के लिए हमें वाटर पोटेंशियल चाहिए। ठीक है, सो ये अट्रैक्शन होने के लिए, सो दिस वाटर पोटेंशियल इज द मैट्रिक पोटेंशियल, मीन्स इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल विच इज़ डिटरमाइंड बाय द अट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड हाइड्रेटिंग कोलॉइड। ओके, या पे सॉइल ही नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को या सेल वॉल भी हम कंसिडर कर सकते हैं। प्लाज्मा, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जिसका हाइड्रेटिंग कोलॉइड प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है प्लाज्मोलाइसिस, द श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब अगर एक सॉल्यूशन में इफ देयर इज अ आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर, फॉर एग्जाम्पल मान लो सेल, ओके, सो ओके, सेल छोड़ो, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक वेजिटेबल है, ओके, सो इफ़ द वाटर इनसाइड द वेजिटेबल फ्लोज आउटसाइड, सो इसका रिजल्ट क्या होगा, दे विल बी श्रिंकेज ऑफ द वेजिटेबल। इसका मतलब वेजिटेबल दे विल बी श्रिंक्ड ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। अगर एक सब्सटेंस से, इट कैन बी फ्रूट, इट कैन बी सेल, इट कैन बी वेजिटेबल, कुछ भी, इफ़ इट लूजेस वाटर देन it will leads to shrinkage, ऐसे हो जाता है। so this is due to loss of water, this is due to presence of water। so hypertonic solution का मतलब when a particular thing is placed in a solution, so ये solution में डालने की वजह से if there is a outward flow of water or if the water gets lost
इसके रिजल्ट क्या होगा, श्रिंकेज, ऐसे श्रिंकेज हो जाता है, इसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, इन द अपकमिंग स्लाइड्स आल्सो आई हैव मेंशन्ड देम, ठीक है। फॉर नाउ यू हैव गॉट टू नो व्हाट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब सेल श्रिंकेज हो जाता है ड्यू टू आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर, हाइपरटोनिक, आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर। ओके, सो प्लाज्मोलाइसिस में श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू outward flow of water. So if there is a outward flow of water in a particular cell, इससे रिजल्ट क्या होगा, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म विल बिकम ऐसे, इसको हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ओके, सो एंड नेक्स्ट द पॉइंट वेयर प्लाज्मोलाइसिस जस्ट स्टार्ट्स इज कॉल्ड एज सिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। यहाँ पे जस्ट स्टार्ट्स का मतलब हम ऐसे कह सकते हैं इनिशियल स्टेज, ठीक है। सो इनिशियल स्टेज में स्लोली वाटर विल बी फ्लोइंग आउटसाइड, स्लोली वाटर विल बी कमिंग आउटसाइड, बहुत धीरे से। सो इससे रिजल्ट वी कैन नॉट सी द श्रिंकेज फास्टली, ठीक है। श्रिंकेज होने के लिए सम टाइम विल बी। सो इनिशियली व्हेन द वाटर इज कमिंग आउट स्लोली, हम प्लाज्मोलाइसिस को नहीं देख सकते हैं। ये स्टेज को वी विल कॉल इट एज सिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। सिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस का मतलब द पॉइंट वेयर प्लाज्मोलाइसिस जस्ट स्टार्ट्स, या हम ऐसे कह सकते हैं इट इज़ नॉट विजिबल इनिशियली, द श्रिंकेज इज नॉट विजिबल। इस स्टेज को हम सिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, ओके, हम यहाँ पे यू कैन सी द पिक्चर ऑफ प्लाज्मोलाइसिस, हाउ इट हैपन्स। ऊपर स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट है, सो इनसाइड वी हैव प्लेस्ड अ सेल। सो ये सॉल्ट के वजह से इट इज स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इससे रिजल्ट द वाटर इन एनी सब्सटेंस इट विल कम आउटसाइड, इसलिए इट विल लीड टू श्रिंकेज ऑफ द सेल। लेकिन दूसरा टर्म है दैट इज डीप्लाज्मोलाइसिस। डीप्लाज्मोलाइसिस, दिस इज अनदर टर्म। डीप्लाज्मोलाइसिस का मतलब व्हेन दिस श्रिंक्ड, जैसे ये श्रिंक्ड वाला सेल है ना, सो इफ वी प्लेस दिस श्रिंक्ड सेल इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक इज टोटली ऑपोजिट टू हाइपरटोनिक। यहाँ पे आप देख सकते हो हाइपोटोनिक एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है, सो ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन की वजह से वाटर विल बी फ्लोड आउट ऑफ दिस सेल, ओके। लेकिन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की वजह से वाटर विल बी एंटरिंग इनटू द सेल। इसका मतलब एंटरिंग का मतलब इट विल गिव द श्रिंक्ड सेल इट्स ओरिजिनल शेप, ठीक है। सो ये हाइपर और हाइपोटोनिक का डिफरेंस। हाइपर में स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन के वजह से वाटर विल बी कमिंग आउटसाइड द सेल, और हाइपो का मतलब वाटर विल बी एंटरिंग द सेल ड्यू टू इट्स वीक सॉल्यूशन, ठीक है। सो व्हेन वी प्लेस द श्रिंक्ड सेल in a hypotonic solution, it will leads to coming back to its original shape, इसको हम डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, okay। So the ability or the process of coming back of the shrinkage या shrinked cell into its original position, इसको हम डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। और इसमें एक स्ट्रैटेजी है, ये है एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस का मतलब एंटरिंग, वाटर इज एंटरिंग इनटू द सेल थ्रू एंडोस्मोसिस, ओके। सो डीप्लाज्मोलाइसिस में एंडोस्मोसिस का रोल होगा और प्लाज्मोलाइसिस में एक्सोस्मोसिस। इसका मतलब वाटर इज मूविंग आउटसाइड द सेल, ओके। नेक्स्ट, हाँ, वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक। आइसोटोनिक तो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, सो इसमें सॉल्यूशन इज neither weak nor strong। इसका मतलब if we keep a cell in this isotonic solution, so the water won't come inside nor it will go outside। इसका मतलब ये solution neutral होगा, there won't be any loss or there won't be any entering of water into the cell in the isotonic solution, okay। next हम बात करेंगे absorption of water। so हमें already पता है root hairs they will intake the water from the soil through the absorption process। इसमें imbibition का भी रोल है,
ओके, सो नेक्स्ट इज हाँ, एब्जॉर्प्शन में दो टाइप्स है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन. ओके, हाँ, वन इज एक्टिव एब्जॉर्प्शन और दूसरा है पैसिव एब्जॉर्प्शन. सो एक्टिव, पैसिव, बाय दिस नेम्स वी कैन इजीली आइडेंटिफाई. एक्टिव का मतलब कुछ एनर्जी चाहिए, पैसिव का मतलब वी कैन डू इट फ्रीली, पीसफुली. सो यहाँ पे एक्टिव का मतलब एनर्जी. सो प्लांट्स में एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी? एटीपी. इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए. सो सिंस द एनर्जी इज रिक्वायर्ड, हम इजीली कह सकते हैं ना कि इस केस में समथिंग इज ट्रैवलिंग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. अगेंस्ट मीन्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. प्रेशर जो है, इट कैन बी प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन, कुछ भी. सो इट इज़ गोइंग अगेंस्ट. सो कुछ चीज़ें अगेंस्ट जा रहा है, मतलब इसको एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए. लेकिन पैसिव में इट विल गो अलोंग कंसंट्रेशन के हिसाब से, इट विल गो फ्रीली. इसलिए इसको देर इज़ नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ एनर्जी इन द पैसिव ट्रांसपोर्ट. लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देर इज़ नीड ऑफ एनर्जी, क्योंकि इट इज़ गोइंग अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रहा है और इसमें एटीपी भी रिक्वायर्ड है. इसका मतलब ड्यूरिंग दिस ट्रांसपोर्ट इट इज़ यूजिंग एटीपी एंड ऑल्सो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ यूजिंग सम प्रोटॉन मोटिव फोर्स. इसमें प्रोटॉन मोटिव फोर्स का भी यूज़ है. लेकिन पैसिव में देर इज़ नो यूज़ ऑफ एटीपी एट ऑल, इसलिए इसमें प्रोटॉन मोटिव फोर्स का यूज़ बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि पैसिव में देर इज़ नो यूज़ ऑफ एटीपी एट ऑल. इट विल गो वेरी पीसफुली. ठीक है. सो ये है मेजर डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का बेस्ट एग्जाम्पल है नाइट्रोजन अपटेक, और पैसिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल है वाटर. ठीक है. नेक्स्ट, ओके, सो ये एक्टिव और पैसिव एब्जॉर्प्शन वर फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय रनर. ओके, सो अगर मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल्स में बात करूँ, root hairs. So these root hairs, they will take up the water from the soil through active transport, क्योंकि इसमें concentration की gradient against water absorb हो रही है. ठीक है. बेसिकली ऑस्मोसिस, इसमें मेटाबॉलिक एनर्जी का भी रोल है एंड ऑल्सो इट इज़ गोइंग अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. लेकिन पैसिव एब्जॉर्प्शन में इट इज़ गोइंग अलोंग, इसमें एनर्जी कुछ नहीं चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपिरेशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रोल होगा ना, इसलिए द वाटर विल बी एस्केप्ड ईजीली इनटू द एटमॉस्फेयर. इसमें कुछ एटीपी से कुछ नहीं चाहिए. सो एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑस्मोटिक थ्योरी वाज गिवन बाय एटकिंस एंड प्रीस्टली. अगर मैं पहले नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी के बारे में बात करूँ, सो दिस इज़ टोटली एक्टिव एब्जॉर्प्शन, क्योंकि एक्टिव एब्जॉर्प्शन में अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और एटीपी की ज़रूरत है. वैसे ही नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी इज़ टोटली सेम, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और एक्सपेंडिचर. इसलिए रनर्स एक्टिव थ्योरी इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक एक्टिव. ठीक है. सो अगर मैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑस्मोटिक थ्योरी के बारे में बात करूँ, सो इसमें एंडोस्मोसिस का रोल है. फॉर एग्जाम्पल मान लो रूट हेयर्स एंड सॉइल. ओके, सो यहाँ पे प्रेशर का रोल आएगा. ये है रूट हेयर्स, ओके, एंड दिस इज द सॉइल. सो if I talk about the osmotic pressure of the cell sap of the root hairs, so root hairs का cell sap का osmotic pressure जो है it is like approximately 2 atm. यहाँ पे pressure difference का main role है. और soil के osmotic pressure का role है 1, soil water, okay, 1 atm. So ये pressure differences के वजह से due to endosmosis the water will enter the roots. यहाँ पे endosmosis का मतलब higher diffusion pressure deficit. So ये higher diffusion pressure deficit या water potential causes endosmosis. So ये endosmosis के वजह से water will travel along the root and it will enter the plant. लेकिन non osmotic theory में there is just role of energy, there is just role of
एनर्जी इटसेल्फ। लेकिन ऑस्मोटिक थ्योरी में एंडोस्मोसिस का रोल है, ऑस्मोटिक प्रेशर का रोल है, इसलिए इसका नाम है ऑस्मोटिक थ्योरी, क्योंकि इसमें एंडोस्मोसिस मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर का रोल है। लेकिन नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी में देयर इज नो रोल ऑफ ऑस्मोसिस एट ऑल, बस इसमें एटीपी का यूज होगा एंड स्लोली इट विल टेक अप द वाटर, इसलिए द नेम ऑस्मोटिक थ्योरी एंड नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी। ओके, सो हाँ, in non-osmotic theory water is absorbed against a concentration gradient and it requires energy. Okay, next है ascent of sap. The translocation of water and inorganic solutes is called as ascent of sap. So plant में each and every part needs water and food, जैसे flowers हो या stem हो या leaves हो, roots हो, कुछ भी। So अंदर से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जो है, इसको हम ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर कहते हैं, और इट कैन बी इनऑर्गेनिक सोल्यूट्स भी। सो इसको हम एसेंट ऑफ सैप, इसका मतलब सो एसेंट ऑफ सैप का मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, या थ्रू जाइलम वेसल्स, या थ्रू फ्लोएम, और थ्रू यू नो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कुछ भी। लेकिन ये एसेंट ऑफ सैप को प्रूव करने के लिए दो थीरीज है, एक है रिंगिंग और गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट बाय मैल्फीजी, दूसरा है मास फ्लो और प्रेशर फ्लो थियोरी। सो आई जस्ट ब्रीफ अबाउट दीज टू, जस्ट ब्रीफ, and in the next lecture I'll give a detailed explanation on this ringing and girdling experiment and mass flow theory by Munch. ओके, सो यहाँ पे रिंगिंग और गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, यू नो, इट बेसिकली टेल्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लोएम इन द ट्रांसलोकेशन. सो ये एक्सपेरिमेंट हाउ इट इज डन इज, फॉर एग्जांपल, सो दिस अ bark. So what this Malfigi did is he just removed the bark. He just removed the outer. For example, मान लो ये bark है, okay? So he just removed the outer bark and phloem. So outer bark और phloem को remove करने से this is how it looked basically, okay? So ये portion जो है बीच में it is a removed bark and phloem. So हमें already पता है phloem का main role क्या है, transportation of water, translocation of water. So if there is no phloem, transportation of water के भी नहीं होगा. So due to this what happened is, after some days what happened is, ये हो गया हमारा main stem. So and this is the combination of bark and phloem. So due to the so due to the removal of phloem, इससे क्या होगा, एक swollen portion of stem आ गया. So ये swollen portion of stem का मतलब it is totally full of water. This water can't flow from this to here, neither this can flow from here to here. इसलिए this part is being swollen. So this is how Malfigi confirmed phloem has a main role in translocation of water. वैसे ही mass flow, ठीक है. So this mass flow is also, you know, its main role is to tell the movement of sap via phloem, like how the movement of sugar happens and what is the role of the the hydrostatic pressure in that. ठीक है. कभी कभी what happens is this is the xylem tube and this is the phloem tube. So xylem will carry water and phloem will carry the solutes या sugar कुछ भी, ठीक है. So sometimes what happens is, due to the pressure difference, this phloem may have less water. So इसके वजह से xylem will give its water through osmosis, ठीक है. So इसके बाद it will carry all the sugar to the leaves, इसके बाद roots, again इसके बाद ऊपर नीचे. So this is basically the movement of sap via phloem. Don't worry, I'll just make a separate lecture on this 13 and 14 points, that is ringing and girdling experiment and mass flow theory. So I'll just give a detailed explanation along with pictures also. Okay, so no need to worry about that. I'll just move forward with this topic. Okay, so you've got to know about these two things by Munch and by Malfigi. Okay, next. Okay, so यहाँ पे basically कुछ theories है. These are the theories of the ascent of sap.
इसमें बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ थियरीज है, वाइटल थियरीज, रूट प्रेशर थियरी एंड फिजिकल थियरीज। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे थियरीज एज आई टोल्ड यू बिफोर। सो इसमें फर्स्ट थियरी है रिले और क्लैम्बरिंग पंप थियरी। सो ये थियरी का बेसिकली यही मतलब है, स्टेम्स में बेसिकली एक्साइलम पैरेन्काइमा, मेड्युलरी रेस, कॉर्टेक्स, कॉलेन्काइमा, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होंगे, एक्साइलम, फ्लोएम, वेसल्स एक्सेट्रा। सो ये सो बेसिकली इफ वी ड्रॉ अ ब्रीफ डायग्राम, सो एक्साइलम पैरेन्काइमा ऐसे होगा, मीन्स इफ आई डू दिस काइंड ऑफ explanation. So xylem parenchyma will be here and these will be our medullary rays, ऐसे होगा medullary rays, है ना। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मान लो दिस इज द xylem parenchyma ग्रीन पार्ट एंड ऑरेंज इज द medullary rays। सो ये xylem parenchyma और medullary rays के बीच में ऑस्मोटिक प्रेशर का रिथमिक चेंज की वजह से द पंपिंग ऑफ वाटर विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये है स्टेम, ठीक है, सो ऐसे ही तो होगा ना व्हेन आई डू द कटिंग, ठीक है। सो ये दोनों के बीच में ऑस्मोटिक प्रेशर के वजह से, मीन्स द ऑस्मोटिक प्रेशर बिटवीन द xylem parenchyma and medullary rays leads to the upward movement of water through the stem. So this is what relay and clambering pump theory says, and this was given by Godlewski in 1884. Okay, so next theory है pulsation theory. So this basically means the inner layers of cortex, means just outside the epidermis, sorry endodermis. So पहला epidermis, इसके बाद है cortex, next है endodermis. Okay, let me just draw this endo with different color. Okay, so blue है epidermis, circles है cortex और green है endodermis. ओके, सो ये एंडोडर्मिस और कॉर्टेक्स के बीच में रिदमिक पल्शंस जो है, दिस विल लीड्स टू कैरी ऑफ वाटर फ्रॉम सेल टू सेल इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो इन दोनों के बीच में बहुत सारे सेल्स होंगे, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और एक्साइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम एक्सेट्रा। सो ये एंडो और कॉर्टेक्स के बीच में रिदमिक पल्सेशंस के वजह से वाटर विल ट्रैवल फ्रॉम अपर डायरेक्शन ओनली, लेकिन सेल टू सेल। दिस इज व्हाट पल्सेशन थ्योरी सेज। सो रिले और क्लैम्बरिंग पंप थ्योरी में ड्यू टू द ऑस्मोटिक difference between the xylem parenchyma and medullary rays, water will travel from upward direction, और pulsation theory में cortex और endodermis के pressure difference की वजह से water will travel in the upward direction, लेकिन from cell to cell, बस यही difference है। और this is given by Sir J.C. Bose in 1923. Next, the hydrostatic pressure developed due to accumulation of water absorbed by the roots is called as root pressure. सो रूट्स जो है दे विल ऑफकोर्स एब्जॉर्ब द वाटर। सो ये वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विल बी फॉर्म्ड। सो बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब एवरी फ्लूइड्स एट इक्विलिब्रियम दे विल exert the hydrostatic pressure. ये तो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। सो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विल फॉर्म by the roots. This is called as root pressure. So this is coined by Stephen Hales, and this Stephen Hales is also the father of plant physiology. Next है Boehm's theory. So Boehm's theory says that the ascent of sap is partly due to the phenomena of capillary of trachea and partly due to atmospheric pressure. So it simply says phloem में ये इसका ट्यूब जो है, सो बेसिकली ट्यूब्स इट कैन बी फ्लोएम और एक्साइलम ट्यूब। सो बेसिकली ट्यूब का मतलब दे विल बी वेरी नैरो, है ना, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो इट विल बी वेरी नैरो। सो ये नैरोइंग की वजह से इसमें कैपिलरी एक्शन होगा, मतलब कुछ प्रेशर होगा बिटवीन द ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल, हम इसे कह सकते हैं। सो ये कैपिलरी एक्शन की वजह से एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वजह से, ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसके वजह से, सो ये दोनों की वजह से दिस असेंट ऑफ सैप इज हैपनिंग।
So Boehm's theory में he says that the ascent of sap is partly due to phenomenon of capillary. So capillary tubes basically बहुत narrow होता है. So in order to water to travel to the narrow tubes, oh sorry, just give me a minute. हाँ, to the narrow tubes it needs some pressure. ये है capillary action. एक है capillary action के वजह से और दूसरा है atmosphere में pressure जो है इसके वजह से. So these two are the main reason for the ascent of sap. So this is what said by Boehm's theory. Next is Jamin's chain theory. He says that air and water are alternatively arranged. So since air and water are alternatively arranged, what he says is इस arrangement के वजह से, so when the air it expands, so air it will itself will carry the water along with it. So this is what Jamin's chain theory says. Next है imbibition theory. इसमें cell walls of xylem are responsible for ascent of sap. This is what imbibition theory says. We know that, and it is coined by Sachs. This also we know. Next है cohesion and addition theory or transpirational pull theory. This is the most accepted theory for the ascent of sap. It's a strong cohesion forces होगा. For example, if the if the phloem is carrying the water, for example, so water में वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, सो ये वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ फोर्सेस होगा, कोहेसिव फोर्सेस. सो ये कोहेसिव फोर्सेस के वजह से वाटर इज ट्रैवलिंग अप. ये एक रीज़न है. और दूसरा रीज़न कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम. इफ देयर इज अ ट्यूब, दिस ट्यूब का लेंथ जो है इट विल बी स्ट्रेट ओनली ना, स्ट्रेट फ्रॉम द स्टेम टू अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट, इट विल बी टोटली स्ट्रेट. सो ये कंटिन्यूटी की वजह से है. और तीसरा रीज़न है ट्रांसपिरेशनल पुल. सो दीज आर द थ्री रीजन्स है कि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में रिलेशन, दूसरा है कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम और तीसरा है ट्रांसपिरेशनल पुल. सो डिक्सन एंड जॉली एंड एस्कनाव, दीज थ्री पीपल से दैट इट इज़ ड्यू टू द cohesive and adhesive theory or transpirational pull theory. Okay, so this is the ascent of sap, and I guess this is the last, yes, this is the end of our lecture for today, because in today's lecture we have discussed a lot actually in detail also. So we have discussed about imbibition and we have completed all these four topics: imbibition, plasmolysis, absorption of water, we've seen active and passive absorption also, and next ascent of sap. So in the next lecture I will come up with some amazing content and some interesting topics also with detailed explanation, like transpiration. We'll see the stomata, like how it works, and also we'll see the mechanism of stomatal opening, photosynthesis. So, and also we'll see all these things in our next lecture. This is it, guys. Thank you for watching. If you have any queries, you can ask us on Instagram page, or you can post in the comment section. And yes, you can also download this PPT from our Telegram channel, Go for Agriculture. Thank you for watching.